आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के दाईं तरफ एक गीतानगर नाम का गांव बसा हुआ है। इस गांव की कुछ ऐसी कहानी बताई जाती है जिसे सुनकर हर किसी को तो इसके ऊपर विश्वास ही नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज सच होती है हम उसे कभी भी नकार नहीं सकते। तो मैंने भी इस गांव के बारे में एक अटपटी सी बात सुनी थी जिसे सुनकर मुझे भी इसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ था। सीतापुर गांव का एक लड़का जिसका नाम सुमित है, वो मेरे साथ ही पढ़ता था। सुमित ने मुझे इस कहानी के बारे में बताया था। एक बार के लिए तो मुझे भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने विस्तार से सारी बातों को बताया तब मुझे ना चाहते हुए भी उसकी बात पर विश्वास करना पड़ा। तो मैं आपको आगे की कहानी सुमित के नजरिए से सुनाऊंगा। वैसे तो हमारा गांव दिखने में काफी शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान का हाथ था। कोई एक ऐसा तूफान जो महीने की हर एक रात को आता था। महीने की 23 तारीख को यहाँ कुछ ऐसा होता था जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। सब लोग बस 23 तारीख को अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे और डर के मारे अपने अपने घरों के दरवाजे को बंद कर लेते थे और अंदर कैद हो जाते थे। लेकिन इत्तेफाक से मैं 22 तारीख को शाम को अपने गांव के लिए निकला और शाम को ही ट्रेन में अचानक ही कोई खराबी हो गई, जिसके चलते मेरा तो दिमाग खराब हो गया। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि कल तो तुम किसी भी हालत में मत आना, चाहे आज शाम को ही घर पहुंच जाना। लेकिन यहाँ तो दाव उल्टा ही पड़ गया था। ना चाहते हुए भी मैं अपने घर आज तो नहीं जा सकता था। उसके बाद जब मैंने दूसरी ट्रेन के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि इस ट्रेन की खराबी की वजह से आगे की पूरी पटरी ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से अब तो इस ट्रेन के चलने के बाद ही ट्रेन चल पाएगी। दोस्तों, ये सुनकर मुझे और भी तगड़ा झटका लगा। ऊपर से हम जिस जगह पर रुके हुए थे वो जगह जंगलों से घिरा हुआ था और ऐसी हालत में मैं किसी भी तरह से बस स्टैंड पर नहीं पहुंच सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि अब तो इंतजार करना ही बेहतर होगा। फिर रात के करीब 3 बजे के आसपास मैं ट्रेन की बर्थ पर टिकटिकी लगाए खिड़की से इधर उधर देख रहा था, लेकिन अभी भी ट्रेन के चलने का कोई इंतजाम नहीं हुआ था। फिर 3 से 4 और 4 से 5 भी बज गए और सुबह होने के बाद भी हमें यही लग रहा था कि ट्रेन आज किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकती। लेकिन फिर दोपहर के 10:30 बजे के बाद में जाकर कहीं ट्रेन स्टार्ट हुई और फिर ट्रेन का इंजन वहां से निकल पड़ा। तब जाकर हम सभी को एक राहत की सांस मिल रही थी, लेकिन साथ ही मुझे काफी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। और इसी बीच मेरे फोन की घंटी बजने लगी और इस बार जैसे मैंने अपने फोन की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरे फोन पर ताऊ जी का कॉल आ रहा था। एक तो पल के लिए तो मैं सोचने लगा कि आखिर उन्होंने मुझे कॉल क्यों किया होगा, लेकिन फिर मैं जैसे ही फोन उठाने वाला था तो अचानक ही लो बैटरी के चलते मेरे फोन की स्क्रीन बंद हो गई और उस वक्त मुझे अपने आप पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। लेकिन फिर मैंने किसी तरह खुद को नॉर्मल किया और फोन को कहीं चार्जिंग पर लगाने के लिए किसी सॉकेट की तलाश करने लगा, लेकिन मुझे बोगी में कहीं पर चार्जिंग पॉइंट मिल नहीं रहा था। हद तो तब हो गई जब मैंने देखा कि उस पूरी की पूरी बोगी के अंदर मुझे कहीं पर भी चार्जिंग का सॉकेट नहीं दिख रहा था। तो इस सुविधा को देखकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर कुछ देर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और मैं वहां पर अपना फोन चार्ज करने के लिए नीचे उतर गया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ट्रेन को वहां से जल्दी निकलना पड़ा। उसके बाद मैं जल्दी से भागता हुआ अपनी बोगी के अंदर आ गया और ट्रेन में बैठ गया। मुझे काफी अफसोस हो रहा था कि मैं अपने फोन को चार्ज तक नहीं कर सकता। फिर उसके कुछ देर के बाद ही मेरा स्टेशन आ गया और जब मैं स्टेशन पर उतरा तो मुझे अब रात हो चुकी थी। मैंने घड़ी की तरफ टाइम देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे और इस तरफ भी मुझे कुछ खास लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। और जब मैंने रेलवे स्टेशन को इस तरह खाली देखा तो मुझे भी हैरानी हुई, लेकिन उसके बाद मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर अपने रास्ते की तरफ जाने लगा। यहाँ से हमारा घर करीब 3 किलोमीटर आगे पड़ता था और इतनी रात को 3 किलोमीटर पैदल चलने का मतलब था कि अब काफी परेशान होना पड़ता। लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसलिए मैं अपने पैदल पैदल कदमों के साथ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। मुझे काफी अजीब लग रहा था जब मैंने उस स्टेशन के ऊपर कुछ गिने चुने लोगों को देखा, मगर फिर से मेरे दिमाग में यही आया कि शायद इतनी रात हो गई है और इतनी रात को काफी कम लोग सफर तय करते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि हमारे गांव की तरफ से कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो आज ट्रेन के अंदर में बैठने वाला हो
और इतने में ही मुझे अपनी जेब के अंदर से रोशनी चमकती महसूस हुई। फिर जैसे मैंने अपनी जेब की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरा फ़ोन अचानक से ही खुल गया था। जब मेरे फ़ोन का स्विच ऑफ खुला तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। उसके बाद मैं अपने मोबाइल को और भी करीब से देखने लगा, क्योंकि मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी और फिर उसका इस तरह अचानक से खुल जाना मुझे हजम नहीं हो रहा था। और मोबाइल के खुलते मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आ गया। कॉल उठाते ही मुझे आवाज़ आई, तुमने इस रास्ते पर इतनी रात को आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे ये आवाज़ मेरे पीछे से आ रही हो। मैं तुरंत ही पीछे मुड़ा और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पांव किसी बर्फ की सिल्ली की तरह जम गए थे। तभी मैंने देखा कि एक आदमी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था और उसके हाथ में जो मोबाइल था वो उसी से मुझसे बात कर रहा था। ये देखते मैं हैरान हो गया और उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, आप कौन हो और इतनी रात को मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनते ही उस आदमी ने एक बार के लिए मेरी आंख में आंख डालकर देखा और फिर कहा, मैं तुम्हारी मौत हूं और तुम्हें यमराज के पास पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, ये सुनकर तो मैं बुरी तरह से घबरा गया था, लेकिन मैं भी शहर में पढ़ने वाला एक लड़का था तो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकता था। इसलिए मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैंने इतना कहा ही था कि उसने अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए और उसके साथ ही मैं अपने पैरों को पीछे की तरफ खिसकाने लगा। उसके बढ़ते हुए कदम से ना जाने क्यों, लेकिन मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर वो मेरे एकदम पास पहुंच गया और जैसे वो मेरे पास पहुंचा तो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मैं उसके शरीर को अपने शरीर के पास महसूस कर पा रहा था और फिर वो अचानक ही मेरे ऊपर गिरने लगा। तभी मैंने देखा कि अब वो मेरे ऊपर गिरने ही वाला था कि तब तक मेरी आंखें बंद हो गई। लेकिन जैसे मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो इस बार मैंने पाया कि वो आदमी मेरे शरीर के आर पार हो गया था। और जैसे मैंने ये सब देखा तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैं जान गया था कि यह कोई ऊपरी शक्ति है और इससे मुझे बचने के लिए यहाँ से भागना होगा। फिर मैंने अपना बैग उठाया और उसके बाद सरपट वहाँ से भागने लगा। लेकिन जैसे मैं वहाँ से भागा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अकेला नहीं भाग रहा हूँ, बल्कि मेरे पीछे पीछे काफी सारे लोग एक साथ भाग रहे थे। इस वक्त मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहानियों में सुना था कि हमें कभी भी ऊपरी ताकतों को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसलिए मैं बिना पीछे देखे लगातार आगे की तरफ भागता रहा। फिर कुछ देर भागने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया था, क्योंकि मेरे पांव अचानक ही एकदम से रुक गए। मैं चाहता तो था कि मैं आगे भाग जाऊं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पांव किसी दलदल में फंस गए थे। फिर मैंने अपने नीचे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि सच में मैं किसी दलदल के अंदर ही आ गया था और इस दलदल के अंदर से निकलना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। मैंने अपने आप को रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं जितना अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा था तो उतना ही मैं उस दलदल के अंदर फंसता जा रहा था। जब मुझे लगा कि अब इस दलदल के अंदर से निकलना मेरे बस की बात नहीं थी, तो उसके बाद मैंने फिर से कोशिश की कि मैं इस दलदल से बाहर निकल जाऊं। इसलिए मैंने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और उसके बाद मैं लंबी लंबी सांस लेकर भगवान को याद करने लगा। लेकिन उस वक्त मेरी आंखें बंद हो गई थी और इसी बीच मेरी आंख जब दोबारा खुली तो मैंने देखा कि मैं सूखी जमीन पर पड़ा हुआ था और मेरे पूरे शरीर में कीचड़ लदा हुआ था। आज मेरे साथ वो सब हो रहा था जो कि मेरी समझ से बाहर था। जैसे मैंने अपने आप को इस हालत में देखा तो फिर से मैं हैरान हो गया, लेकिन इस बार मैं फिर से उठा और सरपट भागने लगा। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। एक तरफ जहां मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था तो दूसरी तरफ ये काली और ऊपरी शक्ति मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आज के दिन मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा था। आखिर मेरी क्या गलती थी। अपने गांव की इन खेती वाली जगह को कुछ ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन इसके बाद भी मैं किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था। फिर कुछ दूर और आगे जाने के बाद मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देने लगी और उस झोपड़ी को देखते ही मेरे मन में एक सवाल उठ गया कि ये झोपड़ी यहाँ कैसे आई, क्योंकि मैंने आज से पहले इसको यहाँ कभी नहीं देखा था। लेकिन मेरी जान बचाने के लिए ये एक अहम कड़ी साबित हो सकती थी। इसलिए मैं सड़क को छोड़कर उसी झोपड़ी की तरफ भागा और मैं जल्दी से उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। झोपड़ी के पास पहुंचते ही मैंने उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मैंने देखा कि
एक बूढ़ी महिला उसके अंदर बैठी हुई थी और खाना पका रही थी। जैसे उस बूढ़ी महिला ने मुझे देखा तो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा अंदर आ जाओ। उसकी बात सुनते ही मैं सीधा अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद उसके दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। अंदर जाते उस बूढ़ी महिला ने कहा, लगता है तुम्हें भी उन लोगों ने बहुत परेशान किया होगा। ये सुनते मैं फिर से हैरान हो गया, मगर उसके बाद उसने कहा, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो दिखाई नहीं देते लेकिन लोगों को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों ये सुनते मैं समझ गया कि वो भूत प्रेत की बात कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। फिर उसके बाद उसने कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वो लोग नहीं आ सकते। उस महिला की ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा धैर्य मिल रहा था और उसके बाद उस महिला ने मेरे लिए एक चाय लगा दी। मुझे तो उसकी मेहमानबाजी देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके बाद में उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे बेटा चाय ले लो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और इतना कहने के बाद वो भी मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्यों लेकिन उस बूढ़ी महिला पर मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। फिर उसके बाद मैं उसके चाय की चुस्कियां लेने लगा था, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे वो चाय मेरे गले के अंदर गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सर भारी हो गया था और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कि अब मैं बेहोश होकर नीचे गिरने वाला हूँ। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद ऐसा ही हुआ, मेरी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और मेरा सर भी भारी होने की वजह से मेरी आंखों के आगे पूरा अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी आंख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी और मैं उसी सड़क के किनारे एक खाली जगह में गिरा हुआ था। लेकिन दोस्तों उस रात मेरी जान तो बच गई थी, मगर वो महिला कौन थी जिसने मेरी जान बचाई थी? ये सब सवाल मेरे दिमाग में किसी बवंडर की तरह चलने लगे थे। घर वाले भी मेरी तलाश में वहां तक पहुंच गए थे। फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उसके बाद घर वालों ने मुझे उसी बूढ़ी महिला के बारे में ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर मेरा शरीर कांप उठा। दोस्तों क्या था उस महिला का रहस्य, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जितना डर मुझे उस महिला का रहस्य जानने में लगा था उससे कहीं ज्यादा मुझे बताने में लगेगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।